बच्चों नमस्कार। आप 12वीं के बच्चों के लिए आज आपकी जो फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो है उसके दूसरी जो पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, पोएट का नाम आप देख रहे हैं स्टीफन स्पेंडर। आज इस कविता को आपके साथ एनालाइज करने जा रहे हैं। आपने अवश्य कीपिंग वाइट और आपने ए थिंग ऑफ ब्यूटी को अवश्य ही सुना होगा, मेमोराइज किया होगा। वह कविता आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। गोइंग प्लेसेस स्टोरी को, इंडिगो, द लास्ट सन, लास्ट स्प्रिंग इत्यादि स्टोरीज को भी आपने सुना होगा, बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। आपको मैं बताऊं इस इंग्लिश जोन चैनल पर 10वीं और 11वीं के बच्चों के लिए भी उनके जो सिलेबस है उसको अपलोड किया जा रहा है। तो आपके संपर्क में यदि कोई बच्चे हो तो उनको आप जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, बतला दीजिएगा। आज मैं आपको एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, पोएट का नाम स्टीफन स्पेंडर। एन का मतलब एक, एलिमेंट्री का मतलब प्राथमिक, स्कूल का मतलब विद्यालय, क्लासरूम का मतलब वर्ग कक्षा जिस कक्षा में आप पढ़ते हैं, और सलम का मतलब होता है झुग्गी। झुग्गी का मतलब द मोस्ट डिप्राइव्ड एंड द मोस्ट पुअर पीपल, मींस सबसे अधिक वंचित और सबसे गरीब लोग जो झोपड़ी बना करके झोपड़ी में रहते हैं, और इनकी संख्या पूरे देश में लाखों में होती है। जिस शहर में आप रहते हैं, जहां पर आप रहते हैं या जिस शहर को आप घूमने जाते हैं, हर एक शहर में रास्ते जहां चौराहा होता है या पुल वगैरह के नीचे जहां टाड़ वगैरह होता है, एकांत जगह होता है या खाली जगह होता है, उस जगह पर गरीब लोगों का झोपड़ी बना हुआ होता है और उसी झोपड़ी में रहते हैं। इनका जो मुख्य पेशा है वो दूसरे के घर बर्तन वगैरह को धोना, सर सफाई का काम करना, नाली वगैरह का सफाई करना, रोड वगैरह में झाड़ू लगा लेना या कूड़े करकट को चुनना इत्यादि इनका मुख्य व्यवसाय होता है, पेशा होता है, जिससे कि ये अपना रोजमर्रा चलाते हैं। तो स्टीफन स्पेंडर के द्वारा लिखी गई सुंदर सी कविता एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, इस कविता को आज मैं आपके साथ एनालाइज करने जा रहा हूं। आशा करता हूं यह कविता बहुत बढ़िया से आपको समझ में आएगी। स्टीफन स्पेंडर ने इस कविता में जो चीजों को दिखलाया है वह सोशल इंजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी। दो चीजों को इस कविता में स्टीफन स्पेंडर ने दिखलाया है। पहली जो चीज को दिखलाया है वह है सोशल इंजस्टिस, और दूसरी जो चीज को दिखलाया है वह है क्लास इनइक्वालिटीज। पहली जो चीज को दिखलाया है वह है सोशल इंजस्टिस, और दूसरी जो चीज को दिखलाया है वह है क्लास इनइक्वालिटीज। सोशल इंजस्टिस क्या है, वर्ग सामाजिक अन्याय क्या है। तो सामाजिक अन्याय के बारे में आप सबसे पहले समझिए। सामाजिक अन्याय क्या है, एक व्यक्ति जो रास्ते से जब जाता है तो उसके लिए ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। एक व्यक्ति के लिए ट्रैफिक रोक दिया जाता है, यह सामाजिक अन्याय है। कोई नेता मंत्री विधायक का आगमन होता है आपके शहर में तो आपने देखा होगा ट्रैफिक पूरी तरह से खाली करवा दिया जाता है, शहर पूरी तरह से खाली करवा दिया जाता है, रोड रास्ते की सफाई करवा दिया जाता है जिससे डस्ट नहीं उड़े, उसकी पेंटिंग करवा दिया जाता है। इस एक व्यक्ति के आगमन में, एक व्यक्ति के स्वागत के लिए पूरी ट्रैफिक खाली करवा दिया जाता है। जो ट्रैफिक ना दिन के 12 घंटे, 15 घंटे, 14 घंटे न सुबह 8 बजे 7 बजे से लेकर के देर रात तक न जाम रहती है, उस ट्रैफिक को न खाली करवा दिया जाता है। दिस इज द सोशल इंजस्टिस, यही है सामाजिक अन्याय कि सारे लोगों को परेशान करके एक व्यक्ति को है ना वो आजादी दिया जाता है, एक व्यक्ति के लिए सब लोग कार्य करते हैं। क्लास इनइक्वालिटीज क्या है, वर्ग असमानता क्या है। अब आप समझिए, एक व्यक्ति जिससे घर इतना खाना है, इतना खाना, इतना खाना है, उससे घर खाने वाले नहीं है। एक व्यक्ति जिससे घर इतना कम खाना, इतना कम खाना, इतना कम खाना है कि जितना उन व्यक्तियों को खाने के लिए चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है। एक बड़े आदमी के घर प्रत्येक दिन इतना खाना फेंका जाता है जितना से कि पड़ोस में गरीब व्यक्ति लोग रहते हैं उनको भोजन मिल सकता है, लेकिन उन व्यक्तियों को कहीं भोजन उस अमीर व्यक्ति के घर से नहीं मिलता, नहीं आता। वो कुत्तों के लिए फेंक देता, नालियों में फेंक देता, यूं ही फेंक देता है, वेस्टेज हो जाता है। लेकिन गरीबों के लिए उनके घर से कहीं भोजन नहीं आता है, इन गरीबों के लिए उनके घर से कहीं व्यवस्था नहीं बनती है। दिस इज द क्लास इनइक्वालिटी। एक व्यक्ति के पास इतने कपड़े कि शायद एक कपड़ा का नंबर एक महीने में या साल में शायद मिल पाता होगा, लेकिन एक व्यक्ति के पास इतने कम कपड़े हैं कि शायद ही एक कपड़ा जो उसके पास फटा पुराना उसकी पूरी शरीर ढक पाती है। तो यही है क्लास इनइक्वालिटीज, वर्ग असमानता। मिस एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि भारत देश के कुल 4% लोगों के पास जितनी संपत्ति है
उस संपत्ति से देश की गरीबी को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 20 बार दूर की जा सकती है। कुल 4% मुकेश अंबानी, अडानी, लक्ष्मी मित्तल, जिंदल, टाटा, जिसको आप बोलते हैं, इस तरह के बड़े बड़े जो 4% उद्योगपति लोग हैं, धनी लोग हैं, डाल्टनगंज में, पलामू में, झारखंड में, बिहार में, जहां कहीं भी देखते हैं कुछ धनी बड़े लोग हैं, तो 4% लोगों के पास जितनी संपत्ति है, उस संपत्ति को पूरे लोगों के बीच में बांट दिया जाए तो पूरे देश की गरीबी को 20 बार दूर किया जा सकता है। लेकिन पूरे देश की गरीबी को एक बार भी न दूर करने के लिए वो धनी लोग कोशिश करते हैं, और न सरकार, नेता, मंत्री कोशिश करते हैं, और न कोई सामाजिक सुधारक व्यक्ति कोशिश करता है। गरीब गरीब होते जा रहा है और अमीर अमीर होते जा रहा है। इस बंदी में भी आपने देखा है, जो अमीर है वो अमीर बनते चला गया, जो गरीब है वो और गरीब होते चला गया। यही चीज को दिखलाया गया इस पोएम, जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम। आपने देखा होगा अमीर बच्चों को पढ़ने के लिए कितने बड़े स्कूल होते हैं, कन्वेंट स्कूल होते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल होते हैं, और गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए गवर्नमेंट की जो स्कूल होती है वो बिल्डिंग तो बड़ी होती है, लेकिन उसमें संसाधन नहीं होते हैं, न तो शिक्षक होता, न बेंच होता, न डेस्क होता, न बच्चे होते हैं। बच्चे होते भी है तो उनके पास कपड़े न रहते हैं, न बस्ते रहते हैं, न जूते रहते हैं, न चप्पल रहते हैं, न खाने पीने के संसाधन की व्यवस्था है। तो इत्यादि सब चीजें, यही है क्लास इनइक्वालिटी, जो सोशल इनजस्टिस। यही चीजों को आपको समझने की जरूरत है। एक व्यक्ति के पास इतना संसाधन है, उसका भरपूर उपयोग नहीं हो पा रहा है। एक व्यक्ति के पास इतना कम संसाधन है, वह व्यक्ति संसाधन को उपयोग नहीं कर पा रहा है, उसके बिना वो वंचित रह जा रहा है। तो इसी क्लास इनइक्वालिटी, जो सोशल इनजस्टिस को इस कविता में दिखलाने का कवि ने कोशिश किया है, जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम। पोएट का नाम है स्टीफन स्पेंडर, और इस कविता में कवि ने बहुत सारी चीजों को एनालाइज किया है, दिखलाया है। आइए आपको मैं बतलाता हूँ। स्टीफन स्पेंडर was an English poet and essayist. स्टीफन स्पेंडर एक अंग्रेजी के कवि थे और वह एक निबंधकार थे। He left University College Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930. और वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो इंग्लैंड में है उसका वो एक छात्र हुआ करते थे, लेकिन 1930 में उन्होंने पढ़ाई को छोड़ करके बर्लिन चले जाते हैं। स्पेंडर took a keen interest in politics, और स्टीफन स्पेंडर ने बहुत बढ़िया रुचि लिया पॉलिटिक्स में, and declared himself to be a socialist and pacifist। और स्टीफन स्पेंडर ने अपने आप को सामाजिक सुधारक और एक शांतिवादी व्यक्ति घोषित कर दिया। बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, और स्टीफन स्पेंडर ने कविताओं को लिखा, उसका नाम है पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ मॉडर्न इत्यादि कविताओं को उन्होंने लिखा है। एंड ऑटोबायोग्राफी, और उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा की किताब लिखा है, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। उस किताब का नाम है वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, इस दुनिया के अंदर दुनिया है। इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम ही हैज कंसंट्रेटेड ऑन द थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी। जिस कविता को हम पढ़ने जा रहे हैं, इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, इस कविता में इन्होंने जो दिखलाया और दो चीजें दिखलाया है, सोशल इनजस्टिस को दिखलाया और क्लास इनइक्वालिटीज को दिखलाया है। सामाजिक अन्याय क्या होता है और वर्ग असमानता क्या होता है, इन दो चीजों पर इन्होंने बहस किया है। इन दो चीजों को कवि ने इस कविता में दिखलाने का कोशिश किया है। बोलता है कवि, कविता को के बारे में एक बात लिखा है, हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन असलम, व्हाट डज इट लुक लाइक। कवि कहता क्या कभी आपने झुग्गी के बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय की वर्ग कक्षा को देखा। एलिमेंट्री का मतलब प्राथमिक होता है, प्राथमिक मतलब जहां केजी से लेकर के 1 क्लास 5वीं तक पढ़ाई होती है। तो क्या आपने कभी प्राथमिक विद्यालय को देखा है? झुग्गी के बस्तियों में जो प्राथमिक विद्यालय होता है, क्या आपने उस प्राथमिक विद्यालय को कभी देखा है? कवि पूछता है। बोलता है यदि आपने देखा होगा तो क्या देखा होगा, सरकारी बिल्डिंग बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो उसमें बेंच होते हैं, ना डेस्क होते हैं, ना बढ़िया बोर्ड होता है, ना गुरुजी होते हैं। और मैं एक बात आपको बताऊं कि मेरी जानकारी है, हमने सुना है, किसी ने बताया था एनालिसिस करके, कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, सरकारी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों पर सरकार प्रत्येक वर्ष लगभग 1.5 लाख रुपया खर्चा करती है। एक बच्चा जो सरकारी विद्यालय में पढ़ता है उस पर सरकार स्टेट गवर्नमेंट में 1.5 लाख रुपया खर्चा करती है। अब आप समझिएगा, आप जिस शहर में रहते होंगे उस शहर में बढ़िया से बढ़िया, अगर रांची जैसे बड़े शहर को छोड़ दीजिएगा तो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के शहर होते हैं, जिला स्तरीय शहर होते हैं, जिला मुख्यालय होता है, वैसे शहर में यदि कोई प्राइवेट कितना ही बढ़िया स्कूल हो, कितना ही बढ़िया स्कूल हो, टॉप क्लास का भी स्कूल हो, तो शायद ही उसका फी या उस विद्यालय में पढ़ने वाला एक बच्चा का खर्चा साल में 1.5 लाख रुपया हो पाता होगा। साल में 1.5 लाख रुपया नहीं हो पाता होगा।
लेकिन गवर्नमेंट प्राइवेट सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर 1.5 लाख रुपया खर्चा करती है। अब दोनों बच्चों के रिजल्ट के आउटपुट पर देख लीजिए कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे पर गवर्नमेंट 1.5 लाख रुपए एक बच्चे पर साल में खर्चा करती है। महीने का 15,000 रुपए के आसपास खर्चा करती है एक बच्चे पर। और एक प्राइवेट स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है उस पर उसका बाबूजी भाई साहब 2-3-4 हजार रुपया पैसा खर्चा करता है। वो बहुत बढ़िया विद्यालय होता होगा तो महीना में 5,000, 7,000, 8,000 रुपया खर्चा करता होगा। लेकिन गवर्नमेंट एक बच्चे पर 15,000 महीने खर्चा करती है। और कौन बच्चा अच्छा होता है, प्राइवेट वाला सरकारी वाला, दोनों के बीच में डिफरेंसेस को आप देख लीजिए। ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सरकारी प्राधिकारी या मंत्री नेतागण जो नियम बनाते हैं गरीब बच्चों के लिए, उनके सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल से पढ़ते हैं। जिस दिन उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने लगेंगे उस दिन सरकारी स्कूल का कायाकल्प हो जाएगा और प्राइवेट स्कूल है वो खंडहर बन जाएगा, प्राइवेट स्कूल है वो सरकारी स्कूल जैसा हो जाएगा और सरकारी स्कूल है प्राइवेट स्कूल के जैसे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर डिफरेंसेस को आप देख सकते हैं, दोनों के बीच में आउटपुट को, रिजल्ट को आप देख सकते हैं। कवि ने कविता को स्टार्ट किया है, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स द चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टू राउंड देयर पार्लर। अब इस प्रकार कवि बोलता बहुत दूर दूर से तेज हवाओं के झोंकों से उन बच्चों के चेहरे, मतलब सलम जो बच्चे उनके चेहरे, उनके चारों तरफ, चेहरे के चारों तरफ उनके बाल बिखरे रहते हैं। क्योंकि वो झुगी बच्चे हैं, उनको स्नान करने के बारे में पता नहीं है, बाल में तेल लगाने के बारे में पता नहीं है, उसमें कंघी करने के बारे में पता नहीं है, सर सफाई के बारे में पता नहीं है, या नहीं तो उसे समझ संसाधन उनके घर नहीं है। इसलिए उनके जो बाल है ना, बहुत दूर से जब वो आते हैं अपने घर से स्कूल आते हैं तो हवा जब चलता है तो हवा से उनके बाल आगे वाले पीछे, इधर वाले इधर, इधर वाले इधर, इधर वाले इधर, बाल उनके झुमटा जाते हैं और उनके चेहरे के चारों तरफ है बिना जड़ के खरपतवार के भांति, ऐसा जैसे कि घास को खेत से उखाड़कर फेंका गया है, ऐसा कुछ न उनके बाल दिखने लगते हैं। तो उनके द टॉल गर्ल विथ हर वेक डाउन हेड, क्लास में एक लंबी लड़की बैठी हुई है, वह कक्षा है जो बच्चे पढ़ने बैठे उसमें एक लंबी लड़की बैठी हुई है। वह जो लंबी लड़की है उसका सर में झुका हुआ है। कवि बोलता है उसका सर झुका हुआ है। आप बच्चे अनुमान लगा सकते हो उसका सर क्यों झुका हुआ हो सकता है। हो सकता है वो लड़की खाना नहीं खाई होगी इसलिए उसके सर झुके हुए हैं। हो सकता है उसके बाल बंधे हुए नहीं होंगे इसलिए शर्म से उसके सर झुके हुए हैं। हो सकता है उसे कपड़े फटे हुए होंगे इसलिए उसके सर में शर्म से झुके हुए हैं। हो सकता है कि गुरु जी होमवर्क दिए होंगे उसके पास पेपर पेंसिल नहीं होगा, होमवर्क को न जानती होगी या न की होगी, हो सकता है इसके लिए उसके सर झुके हुए होंगे। कुछ भी कारण आप दे सकते हैं। द पेपर स्विमिंग बॉय विथ अ रेड साइज, अब इस प्रकार क्लास में एक बच्चा जो पेपर जैसा पतला है और वह बच्चा की जो आंखें हैं वो रेड के जैसा, रेड का मतलब चूहा, बच्चा का जो आंख है वो चूहे का जैसा चमकदार है, तेज है। द स्टंटेड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नॉलेज डिजीज, क्लास में पीछे एक बच्चा बैठा हुआ है, वह बच्चा अपने पिता की गांठदार बीमारियों को दोहरा रहा है। इस उसके पिता की गांठदार बीमारी था और उस बीमारी को वंशानुगत डीएनए गुण के अंतर्गत उस बच्चे ने प्राप्त कर लिया है। और पिता था वो झुका हुआ था, मुड़ा हुआ था, बेटा भी झुका हुआ है, मुड़ा हुआ है। बोलता है लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और वह बच्चा अपने पाठ को, अपने लेसन को अपने डेस्क से ही दोहराता है। एट बैक ऑफ द ड्रीम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, क्लास में सबसे पीछे ना एक लड़का बैठा हुआ है जो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही मासूम बच्चा है। हिज आई लिव इन अ ड्रीम ऑफ अ स्क्वायर्स गेम इन टी रूम अदर देन दिस, और वह बच्चा की आंखों में एक सपना पलता है और स्क्वायर्स गेम का सपना पलता है, गिलहरियों की खेल वाली सपना उस बच्चे के आंखों में पलता है। वह बच्चा पढ़ने वाले कमरे में न रह करके बगल वाले कमरे में जाना चाहता है और गिलहरियों वाली वह खेल को वह बच्चा खेलना चाहता है। ये छोटे जो गरीब बच्चे हैं उनके पास भी सपने हैं, वो बच्चे पेड़ वाले कमरे में जाकर के गिलहरियों वाली को खेलना चाहता है। बड़े घर के बच्चे हैं, उनके बाबूजी उनको कार, बस, ट्रक, मोटर गाड़ी, बॉल, बैट, विकेट, दिस दैट क्या नहीं खरीद देता है। लेकिन ये गरीब बच्चे हैं, उनके पास कोई भी खेलने के संसाधन नहीं होते हैं, तो बच्चे खेल को आविष्कार कर लेते हैं, इन्वेंट कर लेते हैं, कपड़े से खेल लेते हैं, गिट्टी से खेल लेते हैं, धूल से खेल लेते हैं, बालू में खेल लेते हैं, पेड़ में खेल लेते हैं, पैतावा का बॉल बना करके और लकड़ी का छील के बैट बना करके वो क्रिकेट खेल लेते हैं, पैतावा का बॉल बना करके वो फुटबॉल खेल लेते हैं। वो बच्चे छोटे छोटे गिट्टी को चुन करके वो बाघ बकरियों से घर और कित 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 खेल लेते हैं। वो गरीब बच्चे भी अपने खुशियां के लिए चीजों की व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन दोनों के बीच में आप अंतर को देख सकते हैं कि एक बच्चा टाइल्स वाले, मार्बल्स वाले घर में रहता है और एक बच्चा धूल में खेल रहा होता है। एक बच्चा को कहीं पैर हाथ में कभी धूल लगता नहीं है और एक बच्चा को 24 घंटा धूल में ही रहना पड़ता है। दिस इज द सोशल इनजस्टिस, दिस इज द क्लास इनइक्वालिटी व्हाट हैव द पोएट हियर डिक्लेयर्ड एंड मेंशन्ड इन दिस वेरी ब्यूटीफुल पोएम।
बोलता है सौर क्रीम वॉल्स डोनेशंस। कवि बोलता है कि सौर क्रीम वॉल्स जो विद्यालय का दीवार है वो क्रीम कलर का है, वो बहुत बड़ा विद्यालय का दीवार है। ये सरकारी जो बिल्डिंग है, सरकार ने पैसा घपला करने के लिए, ठेकेदार पैसा बचाने के लिए योजनाओं को पास करती है और करवाता ठेकेदार, और करवा करके अपने पैसे बचाने के लिए बड़ा सा विद्यालय का दीवार बनाया है। ऐसे बहुत सारे विद्यालय बने हुए होंगे, आपने देखा हो सरकारी बहुत सारे ऐसे विद्यालय बने हुए जिनको ठेकेदार लोगों ने अपने पैसे बचाने के लिए बनवा दिया, उनके पैसे बच गए और आज वो जो विद्यालय है उस विद्यालय को सरकार किसी दूसरे विद्यालय में मर्ज करती, वह बिल्डिंग खाली पड़ा हुआ है। सरकार के लाखों करोड़ रुपए जो पैसा था वो यूं ही पानी में बह गया। वो पैसे सरकार का नहीं तो वो पैसे जनता जनार्दन का था, लेकिन वो पैसा जनता के भलाई पर खर्चा किया ही नहीं गया, ठेकेदार की भलाई पर खर्चा किया गया। ठेकेदार के अधिकारियों के माध्यम से पैसा पहुंचा सरकार तक पैसा पहुंचाई होगी। ये दिस इज द सोशल इंजस्टिस, दिस इज द क्लास इनइक्वालिटीज। बोलता है शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस हेड डाउन। अब विद्यालय की जो दीवार है उसमें पेंटिंग बना हुआ है, शेक्सपियर का हेड का माथे का चित्र बना हुआ है, और क्लाउडलेस हेड डाउन बादल रहित सुबह का एकदम शानदार प्रातः का सूर्योदय का चित्र बना हुआ है। सिविलाइज्ड ऑफ राइटिंग ऑल सिटीज, वह जो सूर्योदय का चित्र बना हुआ है वह सूरज उग रहा है, प्रकाश अंधकार को दूर कर रहा है, पूरा दुनिया में उजारी ला रहा है, पूरी दुनिया में चमक ला रहा है, पूरी दुनिया के लोग खुश हो रहे हैं। ऐसा कुछ एक सीन दिखलाया गया है। बोलता है बेड फ्लोरी टायरोलेस वैली, वहां पर बहुत बड़े घंटे का चित्र बना हुआ है, फूलों का रंग बिरंगे फूलों का चित्र बना हुआ है। टायरोलेस वैली ऑस्ट्रेलिया की एक सुंदर सी घाटी है, उसका नाम टायरोलेस है। उस टायरोलेस घाटी का चित्र बना हुआ है। टायरोलेस घाटी का मतलब है इस प्रकार से स्नेक के जैसा टेढ़े मेढ़े चढ़ता हुआ ऊपर शानदार सा चढ़ान, जिसके चारों तरफ एवरग्रीन ट्रीज लगे हुए हों, हरे भरे पेड़ लगे हुए हों, वहां झरने हो, उसकी पानी कल कल करके बह रही हो, भौरे गुनगुना रहे हो, पक्षियां चहक रही हो, जानवर रह रहे हो। इस प्रकार का एक सुंदर सा, जैसे आप लोगों ने पोस्टर में कैलेंडर में बना हुआ प्राकृतिक सीन देखते होंगे, वैसे ऑस्ट्रेलिया की सुंदर सी घाटी टायरोलेस का चित्र बना हुआ है विद्यालय के दीवार पर। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और दुनिया का खुले दृश्य का नक्शा बना हुआ है। वह नक्शा यह बतलाता है कि यही दुनिया का नक्शा है। भाई प्रिय बंधु विद्यार्थीगण, यह दुनिया है, लेकिन बोलता है 8 for the children these windows note this map their world where all their future painted with a fog। लेकिन वो उस विद्यालय में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए वह नक्शा उनकी दुनिया नहीं है। उस विद्यालय में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए वह नक्शा उनकी दुनिया नहीं है, बल्कि जिस क्लासरूम में पढ़ते हैं और क्लासरूम की खिड़की से जितना क्षेत्रफल सामने आकाश दिखलाई देता है, बस उन बच्चों के लिए उतना ही दुनिया है। वे बच्चे दुनिया को बस इतना ही जानते, कुआं के जैसा। उनको नहीं पता है कि दुनिया में लगभग 250 देश हैं, यह एक क्लास है, यह दुनिया का मानचित्र है। दुनिया में 7 महादेश हैं, दुनिया में इतने सागर हैं, इतने महासागर हैं, यह है वह है। उन बच्चों को इससे कोई मतलब नहीं, उन बच्चों को कभी सिखलाया ही नहीं जाता है। आइए ध्यान दीजिएगा, जिस विद्यालय में उन बच्चों के भविष्य को पेंट कर दिया जाता है फोक से, कुहासे से, जैसे कुहासे में आपने देखा होगा कि जस्ट 2-4 कदम आगे नहीं दिखलाई देता है, ठीक उसी प्रकार उन बच्चों को है वो विद्यालय के दीवार बना करके उन बच्चों के भविष्य को पेंट कर दिया गया है, समझ लो ढक दिया गया है, रोक दिया गया है। वहां के बाद वो बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते, वो बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन कभी आगे बोलता है कि उन बच्चों को मौका मिलेगा, एक चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बनेगा, उन बच्चों को मौका मिलेगा इमली का दाना चुनने वाला और पेपर बेचने वाला राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम बनेगा, जो मिसाइल मैन कहलाएगा, अगली 5 मिसाइल बनाएगा, ऐसा कुछ। लेकिन चीजों को समझना उन बच्चों को कहीं मौका तो मिलता ही नहीं है। आगे बोलता है नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीडर स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड। अब इस प्रकार एक संकीर्ण पतली सी गली है, छत बना दिया गया है, उसके ऊपर बच्चे आकाश में देख नहीं सकते हैं। बच्चे सुंदर से जो शब्द होते हैं, नदी झरने पर्वत पहाड़ श्रृंखलाएं इत्यादि तारे जैसे सुंदर से चीज होते हैं, उन बच्चों को उनके बारे में बच्चों को कभी जानकारी नहीं मिलता है, उसको बच्चे जान नहीं पाते हैं। इस बच्चों को बहुत सारे जानकारियों से, चीजों से वंचित रखा जाता है। श्योरली शेक्सपियर यू विकेट द मैप अ बैड एग्जांपल। निश्चित रूप में कवि कहता शेक्सपियर का हेड का वहां चित्र बना हुआ है। इस बात को दर्शाने के लिए उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का जो बुद्धि होगा, तेज तरह को जो बच्चे होंगे शेक्सपियर का जैसे, शेक्सपियर का नाम आपने सुना होगा, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंग्लिश।
Shakespeare is called the father of English drama. Sorry, the greatest writer of English. Shakespeare is called the father of English drama. Shakespeare अंग्रेजी ड्रामा का पिता कहलाता है। तो आपको समझना है कि उस विद्यालय पढ़ने वाले बच्चे शेक्सपियर के जैसे श्रेष्ठ होंगे, महान होंगे, बुद्धिमान होंगे, लेकिन वह नक्शा वहां पर एक गलत उदाहरण है और शेक्सपियर सच में दुष्ट है। कवि ऐसा कुछ बोलता है और नक्शा एक गलत उदाहरण है। With ships and sun and love tempting them to steal, वहां पर शिप का, जहाज का, सूरज इत्यादि का जो पिक्चर बना हुआ है वो यूजलेस है, क्योंकि उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे व्हाट दे डू, वे बच्चे छोटे मोटे चोरी के काम सीख जाते हैं। बोलता फॉर लाइफ्स दैट सलाली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड हॉल्स, बोलता फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। और इस प्रकार वो बच्चे जब वहां से निकलते हैं तो अपने घर में आते हैं, और घर में आते तो उनका घर है वो कूड़े करकट के ढेर पर झोपड़ी बना हुआ है, जिसमें छोटी सी दरवाजा होता है। वो बच्चे लाकर अपने घर में ढुक जाते हैं, जहां सुबह से लेकर अनंत रात तक वो बच्चे अपना समय को गुजारते हैं। उनकी ऊर्जा का कोई उपयोग नहीं, उनकी समय का कोई उपयोग नहीं, क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं, उनके बीच कोई नेता नहीं है, उनको कोई सिखलाने वाला नहीं है, उनको कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। On their slag him the children wear skins picked through by bones and spectacles of skin with mended glass like bottle beads on stones। कवि बोलता है कि वो बच्चे ने अपने शरीर की चमड़ियां को मात्र पहने होते हैं, इस बच्चे के शरीर में मांस नहीं होता है। कवि ऐसा कुछ कहता है, वे बच्चे जिस चश्मे को पहने रहते हैं वह चश्मा मेंडेड रहता है, मींस वो चश्मा का जो शीशा है वो कई जगह पर टूटा हुआ रहता, वो साटा हुआ रहता, रस्सी में बांध कर किसी तरह से वो बच्चे ने उस चश्मे को पहनते हैं। बोलता ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी सलम सो ब्लॉट देयर मैप्स विद सलम एज बिग एज डूम। कवि कहता है इसीलिए उनका पूरा समय वो फॉगी सलम है, इस उसी झोपड़ी में सुबह से लेकर देर रात तक वो बच्चे रहते हैं। इसीलिए कवि कहता है ब्लॉट द मैप्स, इसीलिए कवि कहता है कि वहां जो दुनिया का नक्शा बना उस नक्शे को वहां से ब्लॉट कर दो, उस नक्शे को वहां से हटा दो, उस नक्शे को वहां से गायब कर दो, उस नक्शे को वहां से डिलीट कर दो और उन बच्चों के लिए एक आजाद और खुली दुनिया को दिखलाओ। बोलता अनलेस गवर्नमेंट governor, inspector, visitor, this map becomes their window and this window that shut upon their lives like catacombs। इस प्रकार वो बच्चे सजीव हैं, बच्चे के अंदर ऊर्जा आ सकता है, बच्चे के अंदर ज्ञान आ सकता है, लेकिन उन बच्चों के सारे ऊर्जा और ज्ञान को एक कब्र के अंदर बंद कर दिया गया है। बच्चों को उस कब्र से बाहर निकलने ही नहीं दिया जाएगा। वह कब्र गरीबी रूपी है, अशिक्षा रूपी है, अंधविश्वास रूपी है, बेरोजगारी रूपी है, बाल विवाह रूपी है, बाल मजदूरी रूपी है, इत्यादि रूपी जो गरीबी है, जो कब्र है, उस कब्र के अंदर उन बच्चों को बंद कर दिया जा रहा है। लाल कार्ड बनवा करके, हरा कार्ड बनवा करके, पीला कार्ड बनवा करके, बच्चों को स्कूल में खिचड़ी चलवा करके, बच्चों को क्या बोलते हैं कि बैग पेंसिल हल्का हल्का इसी प्रकार छोटे मोटे चीजों को दे करके, कि सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, सरकार तो गरीबों की भला के लिए कर रही है, लेकिन भाई साहब इन सारे गरीबों की समस्याओं का एकमात्र चीज में समाधान है, वह है रोजगार में और वह है शिक्षा में। यदि गरीबों को रोजगार दिया जाए और शिक्षा दिया जाए तो सरकारी पेन पेंसिल की, सरकारी किताब को, सरकारी बस्ते की, सरकारी जूते और चप्पल की, सरकार के द्वारा विद्यालय में जो खिचड़ी की व्यवस्था किया जा रहा है उस खिचड़ी की इत्यादि की कोई जरूरत नहीं है। गरीब लोग भी अपने बच्चों को शान और सम्मान के साथ स्वादिष्ट और पोषण युक्त भोजन करा सकते हैं और अच्छी शिक्षा और व्यवस्था दे सकते हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी 2022 तक सभी देश के गरीबों के लिए आवास की योजना चलाने का कोशिश कर रहे हैं और 2022 तक सभी व्यक्तियों के पास पक्का घर होगा, उनकी योजना है। वो मोदी के सपनों का लोग जो घर बना रहे हैं, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं यहाँ पर कि मोदी जी यदि देश के गरीबों का आप रोजगार दीजिएगा तो देश के गरीबों को, देश के गरीब लोग काहे का आपके सपनों का घर बनाएगा 2 BH का। अरे भाई साहब, देश के गरीब लोग जब पैसा कमाएगा तो देश के गरीब लोग ही भाई अपने सपनों का घर बनाएगा। वो 4 BH का होगा, 6 BH का घर होगा, वो 1 स्टोरी नहीं 2 स्टोरी होगा, 3 स्टोरी होगा। उनके बच्चे भी अच्छे विद्यालय में पढ़ेंगे, वो बढ़िया से पढ़ेंगे। भाई साहब, ये आपके द्वारा दिया गया आपके सपनों का घर क्यों बनाएगा, अपने सपने का घर क्यों नहीं बनाएगा? आपको घर देने की जगह पर रोजगार देने की जरूरत है मोदी जी। तो चीजों को देखो, समझना भाई साहब, गरीब को क्यों गरीब रखा जा रहा है। बोलता ब्रेक ओपन टिल द ब्रेक द टाउन। इसीलिए कभी कहता है अरे तोड़ दो और तोड़ दो और तोड़ दो और तब तक तोड़ते रहो जब तक कि पूरी शहर टूट न जाए। इस कवि कहता समस्याओं को हटा दो हटा दो हटा दो और तब तक समस्याओं को हटाओ जब तक इन गरीबों के जीवन से सारी प्रकार की समस्याएं ठीक न हो जाए। और बोलता है एंड सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट देयर टंग्स रन नाइकेड इनटू बुक्स एंड द व्हाइट एंड ग्रीन लिप्स ओपन हिस्ट्री देयर सुज लैंग्वेज विद द सन। इसीलिए कवि कहता तोड़ दो और तोड़ दो, सारी समस्याओं को तोड़ दो, हटा दो और इन गरीबों को उजली
शानदार सी हरी भरी दुनिया दिखलाओ, क्योंकि इन जो गरीब बच्चे हैं, गरीब जो लोग हैं, उनकी भी अपनी एक शानदार सी भाषा है, और उनकी जो भाषा वो सूरज के जैसा चमकता हुआ दमदार भाषा है, जिस सूरज के बिना किसी भी ग्रह की कल्पना नहीं की जा सकती है, जिस सूरज के बिना ऊर्जा की कल्पना नहीं की जा सकती है, जिस सूरज के बिना दिन की कल्पना नहीं की जा सकती है, जिस सूरज के बिना किसी भी चीज की कल्पना नहीं की जा सकती है, वैसी चमकदार दमदार और ऊर्जा से भरी हुई इन गरीबों की अपनी भाषा है, और इनकी भाषा को मौका मिलनी चाहिए। इनकी भी भाषा श्रेष्ठ है, महान है, और यदि इनको मौका मिलेगा, इन गरीबों की भी अपनी इतिहास होगी, वो बहुत श्रेष्ठ होगी। इन गरीबों की जो अपनी कृति होगी वो बहुत श्रेष्ठ होगी। इन गरीबों की जो अपनी रचना होगी वो बहुत ही महान रचना होगी। जैसे गरीब बिरसा मुंडा जंगल का रहने वाला आदमी को भगवान का दर्जा प्राप्त है। बिरसा मुंडा जो जंगल का रहने वाला आदमी झारखंडी को भगवान का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि उसको समझ में कुछ आया था, उसको मौका मिला था, इसलिए उसको भगवान का दर्जा प्राप्त है। उसने माँ भारती की आजादी के लिए भाई साहब अपने आप को उस किशोरावस्था में ही अपने आप को क्रांतिकारी घोषित कर दिया था, और 25-26 साल की आयु तक भाई साहब उसने बहुत बड़ा इतिहास रच दिया था। भगवान बिरसा मुंडा की जय। तो यह आपकी पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन सन ऑफ पोएट का नाम है स्टीफन स्पेंडर। हम आशा करते हैं आपको कविता पूरी तरह से समझ में आया होगा। आप पूरा सुनिएगा, 1 से 2 बार सुनिएगा, दोस्तों को भी आप शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।